अभी हारा नहीं हूं मैं जिंदगी से, बस जरा सा थम गया हूं धोखों से। सफर तय करने हैं तूफानों के अभी, और तुम रोक रहे हो मुझे इन झोंकों से। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो करेंगे हम 11 अक्टूबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप 2018 से लगाए अब तक के सारे वीडियोस देख सकते हैं करंट अफेयर के, जिसमें आपको पूरी डिटेल में करंट अफेयर मिल जाएंगी। तो पिछले 4-5 साल का पूरा रिवीजन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके पुराने वीडियोस को आप देख लीजिएगा। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ से बहुत सारे पीडीएफ के और वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस संगठन ने भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट लॉन्च की। तो देखिए, जो आपका ये 2021 स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है, इसको अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए, अभी हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस जो 5 अक्टूबर को मनाया गया, तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसको अंग्रेजी में हम यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और शॉर्ट में यूनेस्को कहते हैं, तो यूनेस्को ने जो है भारत के लिए अपनी 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट, शॉर्ट में SOER, नो टीचर नो क्लास को लॉन्च किया। देखिए, जो ये रिपोर्ट थी, तो ये रिपोर्ट जो है इसका प्रकाशन अभी हाल ही में यूनेस्को नई दिल्ली की वार्षिक और देखिए, जो आपका 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट है, इसमें क्या खास बातें कही गई हैं इसको ज़रा सा जान लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछ जाएंगे। देखिए, ये जो इस रिपोर्ट का प्रकाशन है, ये यूनेस्को नई दिल्ली की वार्षिक प्रमुख रिपोर्ट है ये, और ये व्यापक रिसर्च के आधार पर, यानी कि शोध के आधार पर अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। देखिए, जो आपका स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है, तो ये इसका तीसरा संस्करण है, ठीक है। इसके पहले 2 बार जो है ये रिपोर्ट जारी की जा चुकी है, और ये जो तीसरा संस्करण है स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट का, तो ये जो है शिक्षकों यानी कि टीचर्स, शिक्षण यानी कि टीचिंग, और शिक्षक शिक्षा यानी कि टीचर्स एजुकेशन के विषय पर जो है केंद्रित है। और देखिए, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पूरे भारत में स्कूलों में इंटरनेट की पहुंच 19% है, यानी कि अगर पूरे भारत में 100 स्कूल हैं, तो केवल 100 में से 19 स्कूल ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट की सुविधा अवेलेबल है। और आपको पता होगा कि बिना इंटरनेट के आजकल एजुकेशन आपका कंप्लीट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इंटरनेट जो है मस्ट है, लेकिन खैर ये दुर्भाग्य है कि केवल 19% स्कूलों में जो है इंटरनेट अवेलेबल है, इस रिपोर्ट में बताया गया है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो महिला शिक्षक हैं, ठीक है, तो महिला शिक्षकों का उच्च अनुपात केवल और केवल चंडीगढ़, दिल्ली, केरल, पंजाब और तमिलनाडु में है। और देखिए, महिला शिक्षकों का जो निम्न अनुपात है, ठीक है, ये आपका है त्रिपुरा, असम, राजस्थान, झारखंड और बिहार में। यहाँ पर लिंगानुपात भी कम है, इसलिए जो है कुछ ऐसा है। और देखिए, पूर्वोत्तर के राज्यों, ग्रामीण क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में शिक्षकों की संख्या में वृद्धि और काम करने की स्थिति में सुधार हुआ है, ऐसा इस रिपोर्ट यानी कि स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट में बताया गया है। और देखिए, स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021 में बताया गया है कि शारीरिक शिक्षा, संगीत, कला, व्यावसायिक शिक्षा, प्रारंभिक बचपन और विशेष शिक्षा शिक्षकों की संख्या में वृद्धि हुई है। और इसमें बताया गया कि शिक्षकों को सार्थक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण प्रदान करना जरूरी है। और इसमें यह भी बताया गया है कि पारस्परिक जवाबदेही के आधार पर परामर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से शिक्षण शासन का विकास करना जरूरी है। तो ये रिपोर्ट है स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, इसको यूनेस्को ने जारी किया है, इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर प्रकृति और लोगों के लिए उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन में शामिल हुआ। तो देखिए, जो अक्टूबर महीना चल रहा है, इसमें अपना भारत देश जो है प्रकृति और लोगों के लिए उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन में हाल ही में शामिल हुआ है। देखिए, आपको बता दूं, भारत की घोषणा 11 से 15 अक्टूबर तक चीन में एक उच्च स्तरीय जैव विविधता बैठक की अगुवाई में की गई कि भारत जो है ये शामिल होगा किसमें, प्रकृति और लोगों के लिए उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन में।
देखिए जो ये प्रकृति और लोगों के लिए उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन है, इसका मेन रोल क्या है? देखिए इसका उद्देश्य है 2030 तक दुनिया की कम से कम 30% भूमि और महासागर की रक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते को बढ़ावा देना। तो इसको याद रखिएगा कि भारत प्रकृति और लोगों के उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन में शामिल हो गया है। और इसका मोटो क्या है? 2030 तक दुनिया की कम से कम 30% भूमि और महासागर की रक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते को बढ़ावा देना। और तीसरा प्रश्न कि हाल ही में किसने वैश्विक फिनटेक हैकाथन श्रृंखला आई स्प्रिंट 21 को लॉन्च किया? तो देखिए आई स्प्रिंट 21 को लॉन्च किया अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी ने। देखिए जो हैकाथन श्रृंखला आई स्प्रिंट 21 है, तो इसका पहला स्प्रिंट 01 बैंक टेक है, जो कि बैंकिंग क्षेत्र के लिए फिनटेक पर केंद्रित है। देखिए जो स्प्रिंट 01 है, तो स्प्रिंट 01 बैंक टेक का जो आयोजन है ये IFSCA यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण और गिफ्ट सिटी के द्वारा नीति आयोग के सहयोग से संयुक्त रूप से जो है किया जाता है। इसको याद रखिएगा। और आपको बता दूं इस हैकाथन में भागीदार ICICI बैंक, HSBC बैंक और आई क्रिएट, जोन स्टार्टअप और इन्वेस्ट इंडिया जो है शामिल है। और यह हैकाथन पूरी दुनिया भर के जितने भी फिनटेक हैं सभी के लिए खुला है और इसकी कीमत 24 लाख रुपए है। देखिए जो आपका IFSC है यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी है, तो इसकी स्थापना की गई थी 27 अप्रैल 2020 को भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा। देखिए भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में सभी वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के एकीकृत नियामक के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और जो आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी है, इसका मुख्यालय आपका गुजरात के गांधीनगर के गिफ्ट शहर में स्थित है। अगला प्रश्न ये हाल ही में केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किस रेलवे स्टेशन से बौद्ध सर्किट ट्रेन FAM टूर को हरी झंडी दिखाई? तो देखिए अभी हाल ही में जो बौद्ध सर्किट ट्रेन FAM टूर था, इसको अभी हाल ही में केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जो है सफदरजंग दिल्ली से जो है इसको हरी झंडी दिखाई। देखिए जो बौद्ध सर्किट है, बौद्ध सर्किट का मतलब क्या हो गया, इसको मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा 2 लाइन में, ठीक है। देखिए बौद्ध सर्किट मतलब हो गया भगवान बुद्ध से जुड़े जितने भी टूरिस्ट प्लेस होंगे तो वहाँ वहाँ पे ये ट्रेन जाएगी। जैसे कि मान लीजिए महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध जो है यानी कि गौतम बुद्ध जो है, जिनको महात्मा बुद्ध भी कहते हैं, तो वो लुम्बिनी में पैदा हुए थे। और उनका निर्माण कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में, ठीक है। तो इनसे संबंधित एक प्लेस आपका कुशीनगर हो गया, फिर लुम्बिनी हो गया, और ऐसे बहुत सारे, जैसे मान लीजिए आपका सारनाथ हो गया जो कि बनारस में स्थित है, तो वहाँ पे भी ये ट्रेन जाएगी। तो ऐसे इस ट्रेन के माध्यम से जितने भी बौद्ध स्थल हैं वहाँ सभी का जो है ट्रेवल करा जाएगा। तो इसके ट्रेवल यानी कि टूर को जो है हरी झंडी अभी हाल ही में किसने दिखाई है? केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने। तो बौद्ध सर्किट की बात हो तो मान के चलिए कि कोई अगर ट्रेन बौद्ध सर्किट के लिए जो है अवेलेबल कराई जा रही है, तो भगवान बुद्ध से रिलेटेड पूरे भारत में जितने भी पर्यटन स्थल हैं या फिर धार्मिक स्थल हैं, जो भी कह सकते हैं, तो वहाँ सभी जगह पे ये ट्रेन जाएगी, आपको घुमाएगी, एक टीम रहेगी साथ में आपके। और अगर रामायण सर्किट की बात हो रही, ठीक है, तो रामायण सर्किट मतलब हो गया भगवान राम से संबंधित जितने भी स्थल होंगे, तो वहाँ वहाँ की बात होगी। और ये चीज़ याद रखेंगे तो आपका 1 नंबर कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि रामायण सर्किट और बौद्ध सर्किट ये दोनों पूछा जा चुका है कि ये दोनों है क्या चीज़। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलोगी, बौद्ध सर्किट है क्या। तो बौद्ध सर्किट ट्रेन FMA टूर का जो आयोजन है, ये पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम यानी कि IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के सहयोग से केंद्र सरकार की देखो अपना देश पहल के हिस्से के रूप में किया गया है। देखिए रिसेंटली भी हाल ही में देखो अपना देश कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था, जिसके तहत भारत सरकार ये चाहती है कि आप कम से कम अपना देश तो घूम लो यार, कि देश में क्या क्या चीज़ें हैं, कितने प्यारे प्यारे मंदिर हैं। तो इसीलिए जो है इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट जो भी है। और आपको बता दूं जो ये दौरा होगा बौद्ध सर्किट का, तो ये दौरा प्रमुख बौद्ध स्थलों की यात्रा, बोध गया, वाराणसी में सम्मेलन को भी कवर करेगा।
यानी कि वाराणसी में, बोध गया में जो सम्मेलन होंगे भगवान बुद्ध से संबंधित, उसको भी ये कवर करेगा, वहाँ भी आपको जाने का अवसर मिलेगा। इस कार्यक्रम में टूर ऑपरेटरों, होटल व्यवसायियों, मीडिया और पर्यटन मंत्रालय और राज्य सरकारों के अधिकारियों सहित लगभग 125 प्रतिनिधि के भाग लेने की संभावना है। यानी कि ये जो ट्रेन जाएगी, इसमें जो भी लोग इस बौद्ध सर्किट का भ्रमण करना चाहते हैं, मतलब पूरा भगवान बुद्ध से रिलेटेड जो भी कॉन्फ्रेंस वगैरह है, जो धार्मिक स्थल है, वहाँ पे घूमना चाहते हैं, तो उनकी सहायता के लिए 125 प्रतिनिधियों का जो है एक टीम होगा जो आपको वहाँ पे घुमाएगा। और अगला प्रश्न कि हाल ही में किस बैंक ने 2 राष्ट्रीय पुरस्कार APY बिग बिलीवर्स और लीडरशिप कैपिटल प्राप्त किया? तो देखिए, बिहारी में कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को जो है 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, APY बिग बिलीवर्स और लीडरशिप कैपिटल अवार्ड। देखिए, जो केनरा बैंक द्वारा प्रायोजित कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक है, तो इसने पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA से अटल पेंशन योजना के तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए ये दोनों राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसका नाम क्या है, APY बिग बिलीवर्स और लीडरशिप कैपिटल अवार्ड, जो है ये प्राप्त किए हैं। देखिए, कर्नाटका ग्रामीण बैंक जो है, इसकी तरफ से इस बैंक के अध्यक्ष P गोपी कृष्णा ने भी हाल ही में PFRDA यानी कि जो आपका पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण है, तो इसके अध्यक्ष सुप्रतिम बंदोपाध्याय से ये पुरस्कार प्राप्त किया है। और कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, कर्नाटक के धारवाड़ में है, और इसकी स्थापना की गई थी 12 सितंबर 2005 को। और छठवां प्रश्न की अर्थशास्त्री गांधी द रूट्स एंड द रिलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए, इस पुस्तक को जयतीर्थ राव ने लिखा है। देखिए, आपको बता दूं, भारतीय उद्यमी और लेखक जो आपके जयतीर्थ राव हैं, जिनको जेरी राव के नाम से भी जाना जाता है, ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी एम्फेसिस के संस्थापक और पूर्व CEO हैं। ठीक है, बाद में ये राइटर बन गए जयतीर्थ राव, यानी कि जो आपके जेरी राव हैं। और इनकी जो ये पुस्तक है, अर्थशास्त्री गांधी द रूट्स एंड द रिलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा, ठीक है, तो इनकी ये पुस्तक जो है, ये महात्मा गांधी के आर्थिक दर्शन और उनके छिपे हुए व्यक्तित्व, अर्थशास्त्र और पूंजीवाद पर विचारों की जांच करती है। और पुस्तक को जो है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया है। यानी कि ये जो पुस्तक है, इसको किसने प्रकाशित किया है? पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बेटा अर्थशास्त्री गांधी द रूट्स एंड द रिलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा किसने लिखी है, तो इस पुस्तक को जयतीर्थ राव ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने? तो देखिए, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं PL हरनाथ। देखिए, जो आपका ये पारादीप पोर्ट ट्रस्ट है, इसके बारे में जान लीजिए कि ये ओडिशा का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, और जो पारादीप पोर्ट ट्रस्ट है, इसका मुख्यालय है ओडिशा के पारादीप में। इसको स्थापित किया गया था, यानी इसको खोला गया था 12 मार्च 1964 को। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पारादीप पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पे स्थित है, तो ये ओडिशा में स्थित है। इसको आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। और इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? PL हरनाथ। अगला कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए चौथी द्विमासिक नीति बैठक में रेपो रेट को कितना रखा है? तो देखिए, रेपो रेट जो है, ये पहले की तरह अपरिवर्तित है और ये अभी भी 4% ही है। देखिए, जो RBI का रेट होता है, ठीक है, रेट कौन कौन सा रेट होता है जो उसकी मौद्रिक नीति समिति डिसाइड करती है कि इसका रेपो रेट कितना होगा, रिवर्स रेपो रेट कितना होगा और SLR कितना होगा, जो भी है, तो सारी चीज़ें जो है उसको मतलब जो है एग्जाम के लिए रट के रखिए। देखिए, पहले क्या था, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 था, तो उसकी जो तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति थी, तो उसमें भी जो है जो रेट पहले से जो अपरिवर्तित था, वही दोबारा फिर से जो है अप्लाई कर दिया गया है। तो अभी भी पॉलिसी रेपो रेट कितना है? 4% है। रिवर्स रेपो रेट 3.35% रखा गया है। सीमांत स्थायी सुविधा दर को रखा गया है 4.25%, बैंक दर को 4.25%, CRR को 4% और SLR को रखा गया है 18%। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट 2 रेट हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये भी पूछा गया है। तो देखिए, जो आपका रेपो रेट होता है, ये वो दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है, बैंकों को पैसा देता है। ठीक है, और इसी का जस्ट उल्टा आपका हो गया रिवर्स रेपो रेट।
तो रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, आरबीआई बैंकों से जो है पैसा लेता है, यानी कि जिस दर पर आरबीआई बैंकों से पैसा लेता है उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। इसको डिटेल में कैसे समझेंगे, किसी भी बैंक में क्या होता है, आप देखे होंगे दिन भर कस्टमर्स आते हैं, पैसे जमा करते हैं, बैंक के पास बहुत माल होता है, माला माल हो जाता है वो। तो अब जो है बैंक क्या करेगा, बहुत ज़्यादा पैसा हो गया तो इसको आरबीआई को ट्रांसफ़र कर देगा। आरबीआई में ट्रांसफ़र करेगा तो इसको कुछ ब्याज भी मिलेगा, ठीक है। यानी कि जब मान लीजिए हम अपना पैसा अगर बैंक में डालते हैं तो हमको क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। उसी प्रकार बैंक भी क्या करेंगे, अपने पैसे को जो है क्या करेंगे, आरबीआई में रखेंगे और उनको उस अमाउंट पे ब्याज मिलेगा। तो जिस दर पर ये ब्याज मिलता है उनको, ठीक है, उसी को हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो होता क्या है, दरअसल बैंकों के पास जो अतिरिक्त नकदी होती है ये उसे केंद्रीय बैंक के पास जमा कर देते हैं और इस जमा राशि पर बैंकों को ब्याज का लाभ मिलता है। और जिस दर पर बैंकों को आरबीआई में उनके धन पर ब्याज मिलता है उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और ये जो है बाजारों में नकदी को नियंत्रित करने में काम आता है। कहने मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा कैश हो जाएगा तभी दिक्कत है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए इस रिवर्स रेपो रेट को रखा गया ताकि बैंक लालच में आए और कहें कि चलो ठीक है हम पैसा अपना कहाँ जमा करेंगे, आरबीआई में। तो देखिए आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम क्या कहते हैं, बैंकर्स ऑफ बैंक, यानी कि बैंकों का बैंक। प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है कि बैंकों का बैंक कौन सा बैंक कहलाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहलाता है, यानी कि सारे बैंकों का बाप है, ठीक है। तो हम अपना पैसा बैंकों में जमा करते हैं लेकिन इनका बाप जो है आरबीआई है। तो ये लोग अपना बैंक वाले जो होते हैं ये अपना पैसा किसको देते हैं, आरबीआई को देते हैं। और आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। और आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने यूरो कप 2024 फुटबॉल चैंपियनशिप के लोगो का अनावरण किया। देखिए आपको पता होना चाहिए कि 2024 में जो आपका यूरो कप है ये आपका जर्मनी में आयोजित होने वाला है, इसलिए जर्मनी ने यूरो कप 2024 फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए एक लोगो का अनावरण किया है। ये लोगो जो है कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसके बारे में जो कुछ विशेष चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो प्रतीक चिन्ह है ये हेनरी डेलाउने कप की रूपरेखा है, ठीक है। ऐसे अगर करेंगे तो यहाँ पे ये कप दिखेगा आपको। और ये जो कप है, ठीक है, जिसके बाहर ओलंपिया स्टेडियम की छत को अंडाकार रूप में दिखाया गया है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट। और इसमें यूरोपीय फुटबॉल संघ यूफा में 55 सदस्य देशों के ध्वज के रंगों को भी दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे कलरफुल ये दिख रहा है। और इस ट्रॉफी के चारों तरफ 24 फलक हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कलरफुल, ठीक है, जो कि उन 24 टीमों का लीडरशिप करते हैं जो कि जर्मनी में होने वाले टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। और इसके लॉन्चिंग के अवसर पर, यानी कि इस लोगों के लॉन्चिंग के अवसर पर टूर्नामेंट के सभी 10 मेजबान शहरों, यानी कि जहां पर इसकी मेजबानी की जाएगी जर्मनी में, तो जर्मनी के बर्लिन, कोलोन, डोर्टमंड और डूसेलडोर्फ और फ्रैंकफर्ट, गेल्सन किर्चन, हैम्बर्ग और लिप्जिग, म्यूनिक, स्टुटगार्ट के प्रतीक चिन्ह जो है इसमें शामिल किए गए हैं। और देखिए आपको बता दूं कि जो आपका यूरो कप है, ठीक है, यूरो कप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पूछा गया कि यूरो कप जो है ये किससे संबंधित है, तो ये फुटबॉल चैंपियनशिप है। ये 1960 में शुरू किया गया था। और आपको बता दूं 2020 में जो आपका यूरो कप होने वाला था, ठीक है, तो उसके साथ मतलब यूरो कप को 60 साल पूरे हुए थे 2020 में, लेकिन 2020 में कोरोना महामारी के कारण यूरो कप जो है नहीं आयोजित हो पाया था, इसको कैंसिल कर दिया गया था। और 2021 में फिर ये हुआ कि 2021 में यूरो कप को आयोजित किया जाएगा 2020 के नाम से ही। लेकिन जो है जो आपका यूरो कप है इसके 60 साल पूरे होने का जश्न नहीं मना पाया गया, तो बाद में इसका आयोजन 2021 में हुआ, 2020 वाले का। तो जो 2020 में यूरो कप का मतलब संस्करण था जो कि 2021 में आयोजित हुआ, तो इसको जीता इटली ने, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि यूरो कप 2020 को किसने जीता था, तो इटली ने यूरो कप 2020 के फाइनल में इंग्लैंड को पेनाल्टी शूट आउट में 3-2 से हराकर 53 साल के बाद यूरोपीय चैंपियनशिप का खिताब जीता था, ठीक है, यानी कि यूरो कप फुटबॉल चैंपियनशिप को जीता था। तो इसको याद रखेंगे तो आपका एक नंबर फिक्स रहेगा। तो ये जो है प्रेजेंट की बात होगी, यूरो कप 2020 को किसने जीता है, इटली ने इंग्लैंड को हराकर।
और जो अगला 2024 में यूरो कप फुटबॉल चैंपियनशिप आयोजित होगा या कहाँ पे होगा, जर्मनी में। जर्मनी के 10 शहरों में जो है इसकी मेजबानी की जाएगी, अलग अलग जगहों पे। ठीक है। 10वां प्रश्न की हाल ही में किसने नई दिल्ली में यूनिसेफ के ग्लोबल फ्लैगशिप पब्लिकेशन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 ऑन माइंड प्रमोटिंग प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग फॉर चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ नाम के शीर्षक की एक रिपोर्ट प्रकाशित की। तो देखिए इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है मनसुख मांडविया ने। मनसुख मांडविया कौन है? ये भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। और ये जो रिपोर्ट है इसका नाम है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 ऑन माई माइंड प्रमोटिंग प्रैक्टिक एंड केयरिंग फॉर चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ। ठीक है। तो इस रिपोर्ट में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर कोविड-19 महामारी के महत्वपूर्ण प्रभाव का विवरण दिया गया है। और इस रिपोर्ट में क्या खास बातें कही गई हैं मैं आपको बताता हूँ डिटेल में, ध्यान सुनिएगा। देखिए जो स्वस्थ समाज है इसके निर्माण के लिए मानसिक स्वास्थ्य को एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में संबोधित करना बहुत महत्वपूर्ण है, इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। और इस रिपोर्ट में भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि माता पिता और परिवार के साथ मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को संबोधित करने के लिए शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि मैं आपको डेली मोटिवेट करता हूं और आप फिर रिचार्ज हो जाते हैं और फिर से पढ़ाई में लग जाते हैं। ठीक है। तो यह है एक शिक्षक की भूमिका। और देखिए यूनिसेफ इंडिया के जो प्रतिनिधि हैं डॉक्टर यास्मीन अली हक, इन्होंने इस रिपोर्ट के कुछ प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 से 24 साल के लगभग 14% या उसमें से 7 में से एक ने अक्सर उदास महसूस करने या काम करने में कम दिलचस्पी महसूस की है। ठीक है, मतलब ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो इस रिपोर्ट के बारे में डिटेल्स याद रखिएगा। लेकिन जो सबसे खास बात है कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अभी हाल ही में जो है यूनिसेफ के ग्लोबल फ्लैगशिप पब्लिकेशन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 ऑन माई माइंड प्रमोटिंग प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग फॉर चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ नाम के शीर्षक की रिपोर्ट को प्रकाशित किया। ठीक है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन डे पे। देखिए आज क्वेश्चन डे का पहला प्रश्न है विश्व डाक दिवस कब मनाता है? उत्तर बताइए। नहीं पता उत्तर तो कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। और आप जनवरी से लगाए अब तक के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगला प्रश्न आपके लिए कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाता है? आंसर बताइए। अगला कि अजय वारियर किन देशों का सैन्य अभ्यास है? बताइए। चौथा कि फोर्ब्स इंडिया की रिच लिस्ट 2021 में पहले स्थान पर कौन है? आंसर बताइए। पांचवा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? उत्तर बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि विश्व अंडा दिवस कब मनाता है? तो देखिए विश्व अंडा दिवस को यानी कि वर्ल्ड एग डे को हम अक्टूबर महीने के दूसरे शुक्रवार को मनाते हैं। और दूसरा था कि भारतीय वायुसेना दिवस यानी कि इंडियन एयर फोर्स डे कब मनाया जाता है? तो इसको भी हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं। और तीसरा था कि विश्व निवेशक सप्ताह 2021 यानी कि वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक 2021 कब से कब तक मनाया गया? तो वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक मनाया गया है 4 से 10 अक्टूबर तक। और चौथा था कि नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो देखिए मारिया रेशा और दिमित्री मुराटोव को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और जितने लोग भी आगामी परीक्षा में बैठने वाले हैं, चाहे वो यूपीएसआई का हो, यूपीपीसीएस का हो, एमपीपीसीएस का हो, हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, किसी भी राज्य का हो, छत्तीसगढ़ का हो, झारखंड का हो, बिहार का हो, नोबेल पुरस्कार के मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उन सभी वीडियोस को आप देख लीजिए। उसमें डीप में बताया गया है सारे पुरस्कारों के बारे में। और उन वीडियोस को देख के जाएंगे तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा नोबेल पुरस्कार से संबंधित, इसकी गारंटी है। तो सर्च कीजिएगा नोबेल प्राइज बाय विजय गुप्ता सर, आपको सारे वीडियो जो है मेरे टाइटल वाले मिल जाएंगे। और पांचवा प्रश्न की फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने % कर दिया है? तो देखिए फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 8.7% कर दिया है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।